हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स। तुम्हें प्रणाम। आज जो हम टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं वह है इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मेथड टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। लेकिन इससे मेथड और टेक्निक समझने से पहले अगर आप लोगों ने इसका मीनिंग नहीं जाना है, इसका डेफिनेशन नहीं जाना है और यह क्यों अप्लाई किया जाता है या कौन करता है, कितने समय में किया जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है, अगर आप लोगों ने ये नहीं समझा है तो आप पीछे की क्लास में जाकर देख लीजिएगा, पहले उसको क्लियर कीजिएगा, तब जाके हम लोग टेक्निक और इसके मेथड समझ पाएंगे। देखिए, मेथड और टेक्निक परफॉर्मेंस अप्रेजल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स और मेथड्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि ये 2 पार्ट में या 3 पार्ट में पूरा हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि एक टेक्निक्स जो है 2-2 मार्क्स में या 5-5 मार्क्स में जो है आपकी आ जाती है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन बन के आता है तो सारी टेक्निक्स और सारे मेथड्स आपसे पूछ लेता है। कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको एनालिसिस करें, समझ में आए हमको। वैसे तो बुक में से आप लोग पढ़िएगा तो वहाँ से आपको डीपली समझ में आएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसका मीनिंग आपको बता दें, छोटे से शब्दों में बताने की कोशिश करेंगे, इसका पैटर्न आपको समझ में आ जाए, इसका क्या कहता है ये समझ में आ जाए। बाकी आप इसको अगर ढंग से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है तो आप बुक में से पढ़िएगा और सेल्फ स्टडी ज़रूर कीजिएगा। हम आपको यह गारंटी नहीं दे सकते कि हम आपको जो है सब कुछ क्लियर करा देंगे, या हम जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, या हम सब कुछ जानते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं, हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 100% एफ़र्ट्स हम आपके लिए कर रहे हैं, या अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, या जितना भी हमें काबिलियत है, जितनी भी हम लोगों में मेहनत करने की लालसा है, वह आपके लिए समर्पित है। हम आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, यह ज़रूर कह सकते हैं। अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं लगता है तो इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा, खुद भी आप समझिएगा, आप में भी क्षमता पूरी बराबर है तो आप वहाँ से भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, हम मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हम जब पढ़ेंगे तो ये क्या होता है कि देखिए, किसी भी कंपनी में जब परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉलो किया जाता है तो हमें उसे वैल्यूएशन कैसे करें, उसका मूल्यांकन कैसे करें। देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि निष्पादन जो मूल्यांकन है वो मानव संसाधन का सबसे प्रमुख कार्य है ना, सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। और इस कार्य के लिए मानव संसाधन जो प्रबंधक होता है वह कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट टूल्स का प्रयोग करता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक प्रगतिशील विचारधारा है। ध्यान रखना, कैसी विचारधारा है? प्रगतिशील। प्रगतिशील का मतलब होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि जो चेंज होती रहे, जिसमें परिवर्तन आता रहे। ठीक है। इसके मापन का कोई एक सर्वमान्य विधि नहीं हो सकती, कोई एक तरीका नहीं हो सकता। पीछे के कालों में, पीछे के समय में जो संगठन थे वह विभिन्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग टेक्निक इस्तेमाल करते थे, अलग अलग मेथड इस्तेमाल करते थे। आज का माहौल जैसे बदल रहा है, वैश्विक व्यावसायिक वातावरण का माहौल आ गया है, तो इसलिए परफॉर्मेंस एप्रेजल का वैल्यू करना, उसको कैलकुलेट करना, उसका वैल्यूशन करना, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को यहाँ पर इन्होंने 2 पार्टों में बांटा है, 2 पार्ट इन्होंने किए हैं, यानी ट्रेडिशनल मेथड में डिस्ट्रीब्यूट किया है और मॉडर्न अप्रोच में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ट्रेडिशनल का मतलब होता है, देखिएगा आपके सामने होगा, ट्रेडिशनल का मतलब होता है कि ऐसी मेथड कि जो परंपरागत तरीके हैं, जो पुराने तरीके से चलते आ रहे हैं, यानी कि जैसे पहले यूज़ होता था। और मॉडर्न अप्रोच का मतलब है कि जो आज के ज़माने के हिसाब से चेंज हुए हैं, जो नई टेक्निक के हिसाब से चेंज हुआ है। तो देखिए, परंपरागत मेथड में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में देखें तो पहला रैंकिंग मेथड है, फिर आपका पेयर्ड कंपैरिजन मेथड है, फिर ग्राफिक स्केल मेथड है, फिर आपका जो है वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, चेकलिस्ट मेथड है, फील्ड रिव्यू मेथड है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड है, फोर्स चॉइस मेथड है, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड है एंड रैंकिंग ऑर्डर्स है। इसके बाद अगर मॉडर्न मेथड में देखें तो MBO है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, ग्रेडिंग मेथड है, असेसमेंट सेंटर मेथड है, ह्यूमन रिसोर्सेज अकाउंटिंग है, बार्स हैं, 360 डिग्रीज परफॉर्मेंस अप्रेजल है, पोटेंशियल अप्रेजल है। हम कोशिश करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम इनको समझें। तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड को लेके चलेंगे, देखते हैं कि
18, 19, 20, 22 मिनट में कितना हम लोग कवर कर पाते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर क्लास हम लोग करते हैं तो उसको फिर अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आती है और MB भी बहुत ज़्यादा खर्च होती हैं। और तो इसलिए हम लोग देखते हैं कितना कवर हम लोग कर पाते हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग सबसे पहले रैंकिंग मेथड को लेते हैं। देखिए समझते रहिएगा आप लोग एक एक मेथड को, नोट करना है तो नोट करते रहिएगा। जो काम की चीज़ें हैं मैं बोलता रहूँगा, आपको समझाने का पूरा कोशिश करूँगा आपको, और आप कॉपी में नोट करते रहिएगा या वीडियो को पॉज करके जो है लिखते रहिएगा या रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को। स्पीड इसकी बढ़ानी है घटानी है तो इसमें साइड में जो 3 बार्स दिख रहे होंगे उस पर क्लिक करना, आप उसकी स्पीड वॉल्यूम की घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अगर इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव या डिक्रीज़ करना है तो आप लोग यहाँ से भी इसको क्लिक करके देख लेंगे तो इसमें लिखा हुआ जाएगा 360p, 480p या 260p या 140p। तो जिस पे भी आप लोग देखना चाहते हो उस पर आप लोग देख लेना। जो इसमें ज़्यादा मुझे लगेगा कि इसमें आपको लिखाना पड़ेगा तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर सामने पेस्ट आउट कर दूँगा, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। हिंदी इंग्लिश की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैटर मुझे जो आसानी से मिल पा रहा है हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, तो मैं उसमें कर पा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश का मैटर आप अपने आप संभाल लीजिएगा। हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश में कन्वर्ट जिसको करना है कर लीजिएगा, अगर हिंदी वाले इंग्लिश वाले हैं तो हिंदी से इंग्लिश बना लीजिएगा। आप लोग इतना थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। देखिए रैंकिंग मेथड क्या होता है। रैंकिंग मेथड का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का रैंक देना। रैंक का मतलब होता है कि हम लोग सीरियल देना कि पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, उसको हम लोग कहते हैं रैंक मेथड। देखिए रैंकिंग मेथड में क्या करते हैं, यानी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को जब हम चेक करेंगे तो ट्रेडिशनल मेथड में रैंकिंग मेथड को यूज़ करने के लिए क्या होता है, पहली बात तो ये जो विधि है ये बहुत ही प्राचीन है और परंपरागत है। प्राचीन है, परंपरागत है, पुरानी है, ट्रेडिशनल है, जब भी तो ट्रेडिशनल मेथड में आती है। इसमें होता क्या है कि किसी भी जो भी एम्प्लॉयज़ होता है उस एम्प्लॉयज़ के अंदर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। तो हम सारी विशेषताओं को नहीं लेते हैं, इसमें से हम उसकी कुछ विशेषताओं को ले लेते हैं, कुछ को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उन जो हमने सेलेक्ट किया है उनका हम लोग वैल्यूशन करते हैं। फिर दोबारा समझ लीजिएगा, रैंकिंग मेथड में हम किसी भी एम्प्लॉयज़ में जो बहुत सारी विशेषताएं होती हैं सबको ना लेकर उसमें से कुछ 3 या 4 को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन जो सेलेक्ट की गई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका हम लोग अंकन करते हैं, विशेषताएं को उनका वैल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या इससे रिजल्ट्स निकल कर आया है, क्या रिजल्ट्स निकल कर नहीं आया है। तो इसके आधार पर जो भी वैल्यूशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग मेथड। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एम्प्लॉयज़ में बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलेक्ट करके जब उनका वैल्यूशन किया जाता है उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि यह जो एम्प्लॉयज़ है वो बेटर काम कर रहा है या बेटर काम नहीं कर रहा है, या उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो है वीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग मेथड। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकंड देखिए हम लोग लेंगे पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, यानी युगल तुलना विधि। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि युगल तुलना विधि। पेयर्ड का मतलब होता है कि जब 2 कर्मचारियों की तुलना की जाती है, यानी कि यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज़ को लेके चलेंगे, ए बी, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। क्योंकि जो साथ के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ तुलना की जाती है इसके अंदर। क्योंकि अगर हम लोग पीछे वाले जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या कह रहा था कि कर्मचारी का अकेले का वैल्यूशन किया जाता है, तो अकेले का अगर हम लोग वैल्यूशन करेंगे तो उसमें ये आशंका बनी रहेगी हमेशा कि मूल्यांकन जो है वो सभी कर्मचारियों का एक सा मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, कोई कर्मचारी का अच्छा हो जाएगा, किसी कर्मचारी का बेकार हो जाएगा। तो इस कमी को दूर करता है ये युगल तुलना विधि, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा कर्मचारी ज़्यादा अच्छा है यह पता चल पाता है। तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कंपेयर किया जाता है, यानी ग्रुप बनाए जाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड 3 हमारे यहाँ काम करते हैं, तो पहले एक्स और वाई का, एक्स और जेड का, फिर वाई और जेड का, वाई और एक्स का, जेड वाई का, ऐसे करके हम लोग 2 पेयर बना बना के हम लोग जब कंपेयर करते हैं, जब हम उनका अलग अलग जो है वैल्यूशन करते हैं ग्रुप बना के कि दोनों में से कौन सा बेटर है, तो उसको हम लोग कहते हैं युगल तुलना विधि, पेयर
कंपैरिजन मेथड। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिएगा, तीसरा हम लोग लेंगे। देखिए आधे तो शब्द नाम से ही क्लियर हो जाते हैं ना, पेयर का मतलब कि जब पेयर बनाया जाए। तीसरा है आपका ग्राफिक स्केल मेथड। देखिए रेखीय सोपान विधि क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मेथड था, यानी कि सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता था। ये प्राचीन भी है बहुत ज़्यादा और सिस्टमेटिक तरीके से किया जाने वाला भी मेथड था। तो इसमें क्या होता था कि कर्मचारियों का मूल्यांकन जो किया जाता है वो उनके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी जो होती है, उनकी विशेषताएं और उनकी क्षमता और कैपेसिटी के आधार पर किया जाता है। यानी कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पकड़ ली जाएंगी और उनकी कैपेसिटी भी। जो रैंकिंग मेथड था उसमें खाली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स लेके चल रहे थे, यहाँ पर हम उसकी कैपेसिटी भी लेंगे और उसकी हम लोग क्या लेंगे और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेंगे। उन दोनों के बेस पर जब वैल्यूएशन किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक स्केल मेथड। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें जो भी चेक करने वाला होता है, मूल्यांकन करता जो होता है, जो चेक करने वाला होता है, जो मूल्यांकन कर रहा होता है, वह एम्प्लॉयज़ को क्या देगा, एक पेपर देगा, सॉल्व करने के लिए एक पेपर देगा, यानी क्वेश्चन बना के देगा या कुछ और करके देगा। तो वो क्या करेगा, वो कर्मचारियों से एक पेपर पे वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कहेगा और उसमें कर्मचारी की विभिन्न विशेषताओं का उल्लेख रहता है, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर लेबर के लिए, श्रमिकों के लिए और मैनेजर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मानदंड बनाए जाते हैं, अलग अलग विशेषताएं निर्धारित की जाती हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट लेबर कैटेगरी के, और जो मैनेजरियल लेवल के लोग होते हैं, उन दोनों के अलग अलग मानदंड होते हैं, उन दोनों की अलग अलग विशेषताओं के आधार पर चेकिंग की जाती है। जैसे लेबर है तो लेबर को क्या चेक करा जाएगा, लेबर के लिए उनकी कार्य की जानकारी, वो कितना क्विकली काम करते हैं, वो एक दूसरे पर कितना डिपेंड रहते हैं, वो कार्य कितना बढ़िया कर पाते हैं, यानी गुणवत्ता, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया आ पाती है नहीं आ पाती है, उनका साहस, यानी साहस का मतलब कि वो कितना बेटर काम कर पाते हैं, कितना निडरता से काम कर पाते हैं। ऐसी तमाम बातों की जानकारी हम लोग लेबर के लिए ये मानदंड नियुक्त करेंगे, ये पैमाने बनाएंगे। बट मैनेजर के लिए ये थोड़ी करेंगे, मैनेजर तो हमारे यहाँ लीडरशिप का काम देखता है, तो लीडरशिप की क्षमता उसमें है नहीं है, कितना क्रिएटिव है, कितना जो है ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलने की क्षमता है, कितना कम्युनिकेशन स्किल उसके अंदर है, निर्णय लेने की क्या शक्ति है, न्याय कर सकता है नहीं कर सकता है। ऐसी बातों को जब चेक किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक स्केल मेथड। तो ग्राफिक स्केल मेथड में दो तीन बातें आई। सबसे पहली बात तो ये आई कि इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ कैपेसिटी के दोनों के आधार पे किया जाता है। दूसरी बात ये आई कि यहाँ पर एक पेपर दे दिया जाता है, उस पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करा के देखे जाते हैं। तीसरी बात क्या आई कि यहाँ पर मैनेजर और लेबर के लिए अलग अलग पैमाने रिप्रेजेंट किए जाते हैं। चौथी बात समझ लीजिएगा कि ग्राफिक जो इसको कहा गया, ग्राफिक का मतलब होता है रेखीय। रेखीय का मतलब एक रेखा खींच दी जाती है और उस रेखा पे यहाँ पर स्केल बनाए जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिए जाते हैं। तो किसी का अगर रिजल्ट जो आया है वो 0 आया है तो वो बैड है, सबसे ख़राब है, पुअर है। किसी का अगर 3 से ज़्यादा आया है, 4 से कम है तो वो एवरेज है। किसी का 4 से ज़्यादा आया है तो वो एवरेज से अच्छा है, औसत से ज़्यादा अच्छा है। किसी के 10 मार्क्स आए हैं तो वो बहुत अच्छा, एक्सीलेंट है। तो ऐसे एक रेखा खींच दी जाती है, रेखा पे स्केल बना दिए जाते हैं, पैमाने बनाए जाते हैं, तो उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कर्मचारी अच्छा है या बुरा है। तो देखना है, शायद मैंने इसका फ़ोटो खींच के यहाँ पे डाला है, हाँ डाला, देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से इसके अंदर जो है बनाए जाते हैं। देखो बच्चों, ये देखिए 0, एक रेखा खींच दी गई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो 0 मार्क्स जिसके आते हैं वो ख़राब है, पुअर सिचुएशन है, ठीक है। और कंडीशन देखिए 4 5 6 पे अगर रहता है तो वो एवरेज है, गुड है, ठीक है ना, एवरेज गुड है। और जो औसत से यानी 6 से ज़्यादा है और 10 से कम है तो वो औसत से अधिक है, अबव एवरेज है। और जिसके 10 मार्क्स आते हैं, 10 से या 10 से ज़्यादा आते हैं तो वो एक्सीलेंट होता है, उत्तम होता है। तो इस तरीके से कैटेगरी बनाई जाती हैं। रेखा इसको इसलिए कहा गया क्योंकि रेखीय पद्धति, रेखा खींच दी जाती है, उसके आधार पर इनका वैल्यूशन किया जाता है। तो मैं समझता हूँ क्लियर हो गया होगा कि इन रेखाओं के आधार पर हम लोग वैल्यूशन करते हैं, ठीक है ना।
तो अच्छा जो होता है, जो इसको उत्तम अंक दिए जाते हैं, कॉमन सेंस की बात है, वो बढ़िया काम में करने के लिए एक्सीलेंट होगा, सीधी सी बात है, उसे किसी को सुपरवाइजिंग की ज़रूरत ही नहीं, सुधार की ज़रूरत ही नहीं है। और जो औसत से अधिक है उसमें जो है क्या है कि वह है तो स्टैंडर्ड से नीचे, बट उसमें क्या है थोड़ा बहुत काम खराब कर देता होगा, उसे सिखाने की ज़रूरत है। जो औसत व्यक्ति है उसे अब किसी के अंडर में काम करने की ज़रूरत होती है, और जो ख़राब होता है वह बेकार होता है, उसे तो या तो सिखाने की कोशिश की जाती है, उसे निकाल दिया जाता है, समथिंग ऐसा काम करा जाता है। तो यह मेथड आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आप लोगों का नंबर 4 है बलात् वितरण विधि, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। देखो नाम से क्लियर है, फोर्स बलात्। फोर्स का मतलब होता है कि जब हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को ज़बरदस्ती यानी स्ट्रिक्टली, ज़बरदस्ती नहीं सॉरी स्ट्रिक्टली हम कैटेगरी में बांट दें, चाहे वो थोड़ा सा भी एक पॉइंट नीचे आ रहा हो, चाहे एक पॉइंट ऊपर आ रहा हो, हम उसके लिए कोई भी दया ना करें। जो कैटेगरी हमने बनाई है उस कैटेगरी के आधार पर हम एनालिसिस अगर कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो देखो इसमें होता क्या है कि इसमें जो भी व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की सारी संपूर्ण कार्य क्षमता का एनालिसिस किया जाता है। पहली बात तो A to Z, कोई भी ऐसी नहीं कि कोई भी करेक्टरिस्टिक्स या कोई भी उसकी वैल्यू को छोड़ दिया जाए, सारी कैपेसिटी का व्यक्ति की संपूर्ण कार्य क्षमता का एनालिसिस किया जाता है। अच्छा, यह कहाँ पे यूज़ करा जाता है? जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है वहाँ पर इस मेथड का यूज़ करा जाता है। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या है कि इसमें हम कैटेगरी जब बनाते हैं तो कैटेगरी इसमें जो बनाई जाती हैं वो इसमें 5 कैटेगरी बनाई जाती हैं। इन्होंने जो कैटेगरी बनाई है वो 5 बनाई हैं, और इन कैटेगरी को इन्होंने परसेंटेज में डिफाइन किया गया है। ध्यान से समझ लीजिएगा। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में पहली बात मैंने बताई कि व्यक्तियों की जो एनालिसिस किया जाता है, ऑल ओवर एनालिसिस किया जाता है, संपूर्ण क्षमता का एनालिसिस किया जाता है। दूसरी बात मैंने आपको यह बताई कि यह विधि वहाँ पर प्रयोग होती है जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा होती है। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर कैटेगरी 5 भागों में बांटी जाती है। चौथी बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो है हम परसेंटेज में डिटरमाइन करते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति की सफलता या असफलता या उसको सीखने या ना सीखने की जो क्षमता है उसको हम लोग किस में डिफाइन करते हैं? प्रतिशत में डिफाइन करते हैं। पांचवी बात जो भी नेक्स्ट बात है, इसमें बलात् इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फोर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दयालु बनने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जो है हम जो भी होता है बस होता ही है, फोर्स मतलब फोर्सली करते हैं हम लोग। इसमें कोई कर्मचारी बेकार है तो बेकार है, ऐसा नहीं हो सकता कि जो है हम लोग उसको जो है इसमें करें। अच्छा, परसेंटेज होने के कारण से ये फोर्स कहा जाता है क्योंकि किसी कर्मचारी का बेकार परसेंटेज में आ गया तो वो बेकार में ही रहेगा। अब वो जो है इम्प्रूव करके आए कैसे आए, तो ये अब इसमें देखिए मैंने बताया कि 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं इसको समझ लीजिएगा कि निम्नतम, एक तो सबसे नीचे वाली हो गई, उसको कहा जाता है लोअर निम्नतम। दूसरी जो होती है वो निम्न होती है, यानी पहली निम्नतम, दूसरी निम्न, फिर औसत निम्न, फिर औसत, फिर आपकी जो होती है वो आपकी होती है उच्च, ठीक है ना, औसत उच्च, और फिर आपकी होती है उच्च। यानी 1 2 3 4 5 6 कैटेगरीज की हो जाती हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो पहली वाली है 10% लोग इसमें रखे जाते हैं, 20% लोग इसमें रखे जाते हैं, 20% औसत निम्न में होते हैं, 40% जो होते हैं वो इसमें होते हैं, 20% इसमें, 10% हाई में होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर होता क्या है कि जो भी डिटरमाइन किया जाता है वह परसेंटेज में बांटा जाता है। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, ये आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। देखिएगा कितना, ये देखिएगा इन्होंने कहा है कि निम्न प्रकार के यहाँ पर जो है कैटेगरी होती हैं। पहला लो लेवल का निम्नतम, दूसरा औसत निम्न लो एवरेज, फिर औसत उच्च, और फिर आपका हाई। इसमें कर्मचारियों का वितरण प्रतिशत वर्गों में विभाजित किया जाता है। 10% निम्नतम, ठीक है, 10% इसमें जाएंगे, 20% निम्न में जाएंगे, 20% औसत निम्न में जाएंगे, ठीक है, 40% औसत में जाएंगे आपके, और उच्च और 20% इसमें जाएंगे, और 10% आपके हाई में जाएंगे।
तो आपको बस इसमें ये ध्यान में रखने वाली बात है कि कैटेगरी जो बांटी उनके परसेंटेज ध्यान में रखने हैं। 10% सबसे कम, 20% फिर उससे ज़्यादा, फिर 20% औसत निम्न वाले होंगे और 40% एवरेज वाले होंगे। उच्च वाले जो होंगे वो 10% होंगे, ऐसे करके। तो ये जो परसेंटेज है ये बलात् यूँ कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अगर इसमें आ जाता है वर्कर तो वह फिर माना ही जाता है और यह तय किया जाता है कि वह इसी में रहने वाला है। तो इसको हम लोग कहते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हम लोगों का चेक लिस्ट मेथड। ठीक है, चेक लिस्ट मेथड जो है जांच सूची पद्धति होती है। जांच सूची पद्धति क्या होता है, देखिए जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि चेक लिस्ट। चेक लिस्ट का मतलब कि जहाँ पर चेक किया जाता है। चेक कैसे किया जाता है, देखो यह वैसे प्रचलित पद्धति है बहुत ज़्यादा। तो इसमें क्या होता है कि परफॉर्मेंस चेक करने के लिए पहले एक सूची बना ली जाती है, एक लिस्ट बना ली जाती है गुणों की, आवश्यक गुण जो होने चाहिए कर्मचारी में, उसकी एक लिस्ट बना ली जाती है। और उसमें उस सूची में क्या होता है, इस सूची में प्रश्न होते हैं, यानी गुणों के प्रश्न की सूची होती है जो कर्मचारी के कार्य व्यवहार बताते हैं, उनके गुणों की होती है, उनके क्षमता के बारे में क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चंस ही जांच सूची कही जाती है। और इसमें जो है क्या होता है कि कर्मचारी अगर इनका पॉजिटिव उत्तर देता है, सकारात्मक उत्तर देता है, तो उसमें प्लस का साइन लगा दिया जाता है। अगर वो नकारात्मक उत्तर देता है, नेगेटिव, तो माइनस का साइन लगा दिया जाता है। और अगर उसमें किसी गुण का पता ही नहीं चल पाता है तो क्वेश्चन मार्क का साइन लगा दिया जाता है। यानी जांच सूची विधि में व्यक्तियों के गुणों का एक प्रश्न पत्र बना लिया जाता है। उन प्रश्न पत्रों का फिर उन प्रश्नों का उनसे जवाब मांगा जाता है। अगर पॉजिटिव जवाब आता है तो प्लस, अगर नेगेटिव जवाब आता है तो माइनस, और कुछ पता नहीं चल पाता तो क्वेश्चन मार्क साइन लगा दिया जाता है। और इसके आधार पर जब सोल्यूशन किया जाता है तो उसे हम लोग चेकलिस्ट मेथड बोलते हैं। इसका स्पेसिमेन नमूना मैंने शायद खींचा हो, आपके सामने है, हाँ हैगा, देखिएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सूची बना दी जाती है, वो आप लोग देखिएगा। क्या कर्मचारी के कार्य पर उपस्थिति संतोषजनक है, हाँ है तो प्लस। क्या कर्मचारी अपने कार्य में रुचि रखता है, नहीं रखता है तो माइनस। क्या कर्मचारी निर्धारित समय अपना कार्य पूरा कर लेता है, कुछ कह नहीं सकते, कर भी लेते हैं, नहीं भी कर रहे, कुछ नहीं पता चला, तो क्वेश्चन मार्क साइन लगा दिया। क्या अन्य सहयोगियों से उसे व्यवहार से प्रसन्न रहते हैं, कुछ नहीं कह सकते, क्वेश्चन मार्क साइन। क्या वह कार्य के संबंध में रचनात्मक विचार प्रस्तुत करता है, हाँ तो प्लस। वह अपने कार्य को उत्तरदायी ढंग से करता है, नहीं करता है तो माइनस। तो जिसमें प्लस के साइन ज़्यादा होते हैं वह अच्छा है, जिसमें माइनस के साइन ज़्यादा होते हैं वो नेगेटिव अप्रोच लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। और जिसमें क्वेश्चन मार्क के साइन आते हैं तो समझ लीजिएगा कि वह ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है, तो उसको ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। क्लियर है, ओके, चलिएगा। अब हम जो है नेक्स्ट मेथड को लेते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास मेथड है फील्ड रिव्यू मेथड। मैं समझता हूँ कि वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, तो इसलिए सॉरी, हम कल जो है इसमें डिस्कशन करेंगे, वरना वीडियो आप तक पहुँच नहीं पाएगी। बाकी के हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही पर्याप्त। आपका दिन शुभ हो, भविष्य आपका मंगलमय हो। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर पुनः मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।